गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में देखिए संविधान को बनने में कितना समय लगा था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। देख रहे हैं यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी 144 डे में 114 डेज में कितना सेशन हुआ था? 166 सेशन हुआ था, यानी इतना मीटिंग हुआ था। और अपने संविधान को बनने में खर्च कितना हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था पूरे संविधान के निर्माण में। जब संविधान बन रहा था उस समय कितना रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसको आप लॉ डे भी कह सकते हैं, विधि दिवस भी कह सकते हैं, संविधान दिवस भी कह सकते हैं। 26 नवंबर को क्यों मनाया गया था? इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब हम लोग इसको क्या बना रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। देख रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। चलिए संविधान जो है, बेसिक संविधान, पहले जो हमारा जो मूल संविधान था, पहले जो संविधान था उसको कहते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो एट प्रेजेंट में जो संविधान है उसको कहेंगे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन यानी आधुनिक संविधान। प्रेजेंट में मूल संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रेजेंट में भी क्या है? प्रेजेंट में भी वही है, डेट तो चेंज होगा नहीं। इसमें क्या है? मूल संविधान में भी प्रस्तावना है, इसमें भी प्रस्तावना है और इसमें भी प्रस्तावना है। शेड्यूल, अनुसूचियाँ पहले बेसिक मूल संविधान में 8 थी और प्रेजेंट में कितना है? 12 है। पहले संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। एट प्रेजेंट में अभी संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 26 भाग हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए उसके बाद आर्टिकल पहले कितने थे मूल संविधान में? 395 और एट प्रेजेंट में जो है अब 450 से भी अधिक हो गया है और अभी जो है 450 से भी अधिक हो चुका है। पहले जो था 448 था। देखिए संविधान संशोधन जो था, बेसिक संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। मूल संविधान जो लागू किया गया था उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं था, लेकिन एट प्रेजेंट में 103 संशोधन हो चुका है वर्तमान में। एट प्रेजेंट में अभी कितना है संशोधन हो चुका है अपने संविधान में? अमेंडमेंट कितना हो चुका है? 103 अमेंडमेंट अपने संविधान में हो चुका है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान में जो है कौन से चीज़ कहाँ से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, बाहर से हम लोग क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए से क्या क्या लिया गया है? प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी यानी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब हुआ जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी डिसीजन हो जाता है, कोई भी फाइनल डिसीजन अगर जुडिशियल हो जाता है तो उसको वह पुनः विचार के लिए अगर लेता है, उस मामला को, उस केस को अगर पुनः विचार के लिए लेता है, फिर उसका रिव्यू करता है, मतलब फिर से फैसला देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा।
चलिए देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिया गया अपने संविधान में, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, एकल नागरिकता। क्या लिया गया अपने संविधान में, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट प्रोविजन। पार्लियामेंट्री प्रोविजन जो है ये कहाँ से लिया गया है, भारत में संसद प्रणाली अभी भी चल रहा है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसेसर यानी विधि के निर्माण का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है। अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई कानून बनाना है, ये भी कोई रूल कोई नियम बनाना है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए पहले ब्रिटेन में भी कैसा है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन होता है। वहाँ पे खास करके ब्रिटेन में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता था, वहाँ पे होता था ब्रिटिश क्राउन होता था। यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता था, ब्रिटिश क्राउन, प्रेसिडेंट नहीं होता था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या अपने संविधान में लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया है DPSP लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देख रहे हैं यहाँ पे, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी इसका पर्पस ही था कि इसका पर्पस क्या था, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। यानी इसका एम था, DPSP का लाने का मतलब था राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अपने संविधान में ऐड करने का मकसद यही था कि अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। चलिए और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका विधि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है, DPSP लिया गया है आयरलैंड से ही। और क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पे तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा यानी अपॉइंटमेंट 12 मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति 12 आदमी को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये इसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए राज्यसभा में टोटल कितना सीट होता है, 250। कितना होता है, 250। देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 250 है। और 238 क्या होते हैं, चुन करके आते हैं। अब 12 को क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य जो होते हैं अलग अलग फील्ड के होते हैं। राज्यसभा हो गया। लोकसभा में कितने अपने यहाँ सीट है, 545 है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 552। और अभी जो है 545 एट प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में 543 चुन करके आते हैं। दो को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे आते हैं। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान। यानी राष्ट्रपति जो पुरस्कार देगा और सम्मान, जो राष्ट्रपति जो पुरस्कार देंगे और सम्मान से जो किसी को पुरस्कृत करेंगे, यानी अवार्ड एंड ऑनर्स गिवन बाय द प्रेसिडेंट। ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे, आयरलैंड से ही ये सब लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है ये नागरिक यानी सिटीजन ऑनर्स मतलब नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति कौन कौन सम्मान देते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। नागरिक सम्मान यानी सिटीजन ऑनर, यानी नागरिक सम्मान यानी सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च में कौन कौन होगा, भारत रत्न। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड नागरिक सम्मान हुआ, यानी सिटीजन ऑनर्स हुआ। सिविलियन ऑनर्स यानी नागरिक सम्मान। क्लियर है। देखिए ये सारे
यहाँ कोई धनराशि नहीं, ये सब नागरिक सम्मान में किसी भी प्रकार का धनराशि नहीं देते हैं राष्ट्रपति जी, किसी भी प्रकार का धनराशि नहीं देते हैं, बस ये सम्मान होता है, ऑनर्स होता है, ये अवार्ड देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए उसके बाद और कौन, पार्टिकुलर अवार्ड, यानी राष्ट्रीय खेल सम्मान यानी नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, ये भी देते हैं। देखिए देखिए हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर ही मनाया जाता है हर साल। मेजर किसके, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, किसको याद करने के लिए हम मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है, तो देखिए 29 अगस्त को, ये आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाते हैं। चलिए ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो होता है, इसमें जो होता है सर्वश्रेष्ठ यानी राजीव गांधी खेल रत्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, यानी ये इतने प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सा दिया जाता है, इसमें ब्रेवरी अवार्ड यानी मेडल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मेडल्स होते हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स में क्या होता है, एक वार टाइम मेडल दिया जाता है, क्या होता है, एक वार टाइम मेडल, एक होता है पीस टाइम मेडल। वार टाइम मेडल बोलने का मतलब ये हुआ कि युद्ध के समय जो पुरस्कार दिया जाता है उसको कहते हैं वार टाइम मेडल। पीस टाइम मेडल यानी शांति के समय जो पुरस्कार दिया जाता है उस फील्ड में, उसको कहते हैं पीस टाइम अवार्ड। देखिए वार टाइम अवार्ड जो हो गया, परमवीर चक्र, ये आपको वार टाइम अवार्ड हो गया। महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जितने भी है, ये सब अवार्ड जब युद्ध के दौरान होता है, अगर किसी को मिलता है तो ये सब इस टाइप के पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पीस टाइम अवार्ड क्या हुआ, पीस टाइम अवार्ड मतलब हुआ अशोक चक्र से अगर किसी को सम्मानित किया गया तो इसका मतलब है वो शांति का अवार्ड उसको दिया गया। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब क्या है, पीस टाइम अवार्ड है। आपको डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन में दे करके भी पूछ लेता है, बताइए इसमें पीस टाइम अवार्ड कौन सा, पीस टाइम मेडल कौन सा है, और कभी ऐसा भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये सब जो है पीस टाइम अवार्ड है। चलिए हम लोग आगे आते हैं अगले पेज पे। देखिए ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, पहला है प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना का लैंग्वेज क्या होगा, इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसके बाद क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची मतलब हुआ कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नोट में देखिए यहाँ पे संविधान में कितने प्रकार की सूचियाँ हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ, एक यूनियन सूची हो गया, एक स्टेट सूची हो गया, एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। देखिए इसको आगे चल के हम लोग पूरा इन डिटेल में पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट में कौन कौन आते हैं, सारे लिस्ट को पढ़ेंगे। स्टेट लिस्ट में कौन कौन, राज्य सूची कौन कौन हुआ वो, कॉन्करेंट सूची कौन, समवर्ती सूची कौन कौन हुआ, इसका मतलब हुआ समवर्ती सूची कौन कौन हुआ, उसके अंदर जो भी लिस्ट होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए और ये किस आर्टिकल में है, ये कॉन्करेंट लिस्ट को किस आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में क्या है, देखिए आर्टिकल 85 में देखिए ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्या लिया गया है, राष्ट्रपति मतलब कभी भी संयुक्त अधिवेशन कर सकता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। यानी ज्वाइंट सेशन यानी किसका, ज्वाइंट सेशन कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा को मतलब कभी भी प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। ये आर्टिकल किसके अंतर्गत है? 85 के अंतर्गत लिखा गया है अपने संविधान में। चलिए देखिए, किसी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउस को बुला सकता है। इसका मतलब वही ना हुआ अभी जो आप देख रहे थे यहाँ पे कि ज्वाइंट सेशन कर सकता है। ज्वाइंट सेशन के लिए कौन बुला सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बुला सकता है। किसको? लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सेशन कर सकता है। ये ज्वाइंट सेशन किस चीज़ के लिए? राष्ट्रपति अगर कोई बिल पे चाहे तो किसी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउस को बुला सकता है, मतलब वही हुआ ज्वाइंट सेशन कर सकता है। देखिए उसके बाद क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या होना चाहिए? ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा? ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ और राज्य, केंद्र को संघ भी कह सकते हैं आप। व्यापार के नियम यानी ट्रेड ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के क्या नियम होंगे, ये भी कहाँ से लिया गया है? अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है अपने संविधान में। चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से जो लिया गया है सर अपने यहाँ, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से जो लिया गया है, देखिए यहाँ पे फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी यानी समानता, आइडिया ऑफ फर्टिलिटी बंधुता, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों कहाँ से लिया गया है? अपने संविधान में फ्रांस से लिया गया है। देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है? चलिए देखते हैं। रूस से जो लिया गया है अपने यहाँ अपने संविधान में जो ऐड किया गया है, सबसे पहले ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्य को, यानी फंडामेंटल ड्यूटी, कर्तव्य। एट प्रेजेंट में अपने पास कितने फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। कितना है? 11 है। देखिए आइडिया ऑफ, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो लिया गए हैं, अभी प्रेजेंट में अपने पास कितना फंडामेंटल ड्यूटी है? 11। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, यानी समान न्याय का विचार भी कहाँ से लिया गया है? रूस से। यानी आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, यानी सबको एक समान न्याय मिले, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। आप देख रहे हैं चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, ये तीनों चीज़ कहाँ से लिया गया है? रूस से अडॉप्ट किया गया है। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, यानी सबको समान न्याय मिले, समान न्याय पे यानी पॉलिटिकल भी समान न्याय मिले, सामाजिक भी समान न्याय मिले, इकोनॉमिकल भी उसको क्या मिले? समान न्याय मिले। ये चीज़ अपने संविधान में अडॉप्ट किया गया है रूस से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग तो पढ़े थे। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रांस से नहीं, रूस से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। रूस से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, कितने हैं? 11 हैं। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस यानी समान न्याय का विचार, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। यहाँ पे देख रहे हैं कितना है? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय भी होगा तो सबके लिए क्या होगा? समान। सामाजिक न्याय भी होगा तो सबके लिए क्या होगा? समान होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी से जो अपने संविधान में अडॉप्ट किया गया है सर, ये आपातकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर। ये इमरजेंसी पावर कहाँ से लिया गया है? आपको ये जर्मनी से लिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकालीन पावर यानी इमरजेंसी पावर। और ये कहाँ से जर्मनी में कहाँ से लिया गया है? वेस्ट जर्मनी से लिया गया है। आपको ये पूछ ले कभी एग्जाम में तो बताइए अपने संविधान में जो है आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन में दे दे USA, फ्रांस, रूस, जर्मनी, तो आपके किसको टिक करेंगे? जर्मनी को टिक करेंगे। देखिए नोट में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण किया था। ठीक है, चलिए देखिए साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है अपने संविधान में। साउथ अफ्रीका से जो सर लिया गया अपने संविधान में, संविधान संशोधन का प्रावधान, यानी
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन का प्रावधान जो लिया गया है सर, कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और कौन से देश से क्या क्या लिया गया अपने संविधान में। देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया अपने संविधान में। कनाडा से जो लिया गया है यूनिटरी पावर, यानी संघात्मक संख्या, यूनिटरी पावर संघात्मक संख्या। इसको कहने का अर्थ हुआ केंद्र मजबूत राज कमजोर। यूनिटरी पावर का मतलब सेंटर जो करेगा उसको राज्य को भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र गलत कर देगा, यानी यूनिटरी पावर दिया गया है, यानी संघात्मक शक्तियां जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसका कहने का मतलब यही हुआ केंद्र मजबूत यानी सेंटर स्ट्रांग एंड स्टेट कमजोर, और राज्य क्या होगा? कमजोर होगा, वीक होगा। चलिए देखिए और क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से किया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आप इस सबको लिख करके एक कॉपी पे रिवीजन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लिख लीजिएगा तो और अच्छा होगा। आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हर डाटा आपको याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए और अपने एक चीज कहीं से नहीं लिया गया जो भारत का ही है। देख रहे हैं यहाँ पे भारत का क्या है? 0 आवर, शून्यकाल। आप लोग सुने होंगे जब सत्र चलता है तो उसमें शून्य आवर भी होता है, यानी ये भारतीयों का अपने से ही बनाया गया, ये कहीं से लिया नहीं गया है। मतलब ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है शून्य काल को, ये कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया अपने संविधान में। यानी पार्लियामेंट सेशन में 0 आवर जो होता है ये कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया अपने संविधान में। 0 आवर कहने का मतलब है जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय को कहा जाता है शून्यकाल, यानी 0 आवर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए संविधान जो है, अब हम लोग पढ़ लिए संविधान कहाँ कहाँ से अपने यहाँ संविधान में जोड़ा गया है, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, सारे चीज़ को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। क्या पढ़ते हैं? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए क्या है संविधान की प्रस्तावना में क्या है लिखा हुआ। देखिए प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये सब जो है क्या है देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को ही कहते हैं लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। देखिए रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक कहाँ से लिया गया? हम तो पढ़े थे अभी जस्ट कुछ देर पहले ही। रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। यानी गणतंत्र जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। देखिए आ गया इक्वल जस्टिस, यानी आप तो देखे हैं इक्वल जस्टिस, JLEFI। देखिए क्या होता है? जुडिशियल न्याय, जुडिशियल मतलब न्याय। देखिए लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ये तो जानते हैं। ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। 1789 फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? 1789, आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुआ था वहाँ से लिया गया है। और इंटीग्रिटी मतलब क्या हुआ? अखंडता। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एसओ, अभी ऊपर में देखे SOSDR बनाना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम भारत को, देखिए हम भारत को संप्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, देख रहे हैं
ऊपर में देख सकते हैं आप। देखिए डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अनुवांशिक कहने का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यानी जनता जिसको चुन करके सेंटर में भेजेगा और उसी के द्वारा अपना ये जो है इंडिया का क्या होगा, संचालन होगा। यानी राजा नहीं, राजा का शासन अपने यहाँ नहीं चलेगा। यानी राजा का ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, इसको कहते हैं अनुवांशिक। क्लियर है। और क्या है, देखिए क्या है, हम भारत के लोग, हम भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समझ गए ये सब। फिर हमारे देश में इक्वल जस्टिस चाहिए। आप जानते हैं चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, जो भी हो सब में क्या हो, ये तीनों में क्या होगा, इक्वल जस्टिस होना चाहिए। क्लियर है। देखिए लिबर्टी मतलब क्या हुआ, अब सब वर्ड को हम लोग एक बार तोड़ करके पढ़ते हैं। देखिए लिबर्टी का मतलब हुआ स्वतंत्रता का मतलब भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। यानी अपने स्वतंत्रता कहने का मतलब हम फ्री कहीं घूम सकते हैं, स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं किसी के पास, अपना एक संघ बना सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता। इसी का मतलब हुआ स्वतंत्रता, यानी हमको आज़ादी है हर चीज़ करने का। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अखंडता का मतलब क्या हुआ था, अखंडता का मतलब हुआ हमारे देश में कोई भी बाहरी आकर रहना चाहे तो मोस्ट वेलकम, बट हमारे देश का कोई राज हमारे देश से अलग होने की बात नहीं करेगा। यानी कोई बाहर देश से कोई बाहरी आकर रहना चाहे अपने यहाँ तो मोस्ट वेलकम है, वह रह सकता है, बट हमारे देश का कोई राज हमारे देश से अलग होने की बात करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम कोई राज सोचेगा कि नहीं हम अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। क्लियर है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए सोशलिस्ट इंटीग्रिटी और सेलुलर। सोशलिस्ट मतलब हुआ समाजवादी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। अभी तो आप जस्ट ऊपर में पढ़े, कोई भी देश से कोई भी राज्य चाहेगा अपने देश से अलग होने की बात करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अखंडता मतलब ये हुआ। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी प्रकार का आप जात धर्म पे आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। संविधान में ऐड किया गया, ये जो है ये 3 शब्द को संविधान में ऐड किया गया। कौन से संविधान के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, उसके तहत क्या क्या अपने संविधान में ऐड किया गया, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, यानी ये तीनों चीज ऐड किया गया। बाद में 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब ऐड किया गया। आपको डायरेक्ट पूछेगा 42वें संविधान संशोधन में क्या ऐड किया गया था, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। आपको ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए समाजवादी अपने संविधान में किस संशोधन के द्वारा किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, उसके तहत अपने संविधान में ऐड किया गया समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष को। देखिए चलिए हम लोग आगे आते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान में अनुसूचियाँ अभी तो आप जस्ट पढ़े 8 था, और अभी प्रेजेंट में कितना है, 12 है। देखिए अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या क्या आता है। अनुसूची 1 देखिए पढ़ते हैं। यहाँ तक हो चुका था। चलिए हम लोग ये पढ़ रहे थे संविधान की अनुसूचियाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल जो है, कौन से शेड्यूल में अनुसूचियाँ में क्या क्या है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। शेड्यूल 1 में जो है सर, शेड्यूल 1 में जो है नेम ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटी,
देख रहे हैं, शेड्यूल 1 है नेम ऑफ इंडियन स्टेट, एक मिनट, नेम ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटी एंड देयर एरियाज, यानी भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनका क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना होगा। अपने स्टेट कितना है? 28, यूटी कितना है? 9। देखिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या क्या है? शेड्यूल 2 में जो है अनुसूचियाँ 2 में जो है सैलरी एंड अलाउंसेज डिफरेंट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल ऑफ इंडिया, यानी भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत है? 2 के अंतर्गत। राज्य का कितना एरिया होगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, इसके बारे में कौन सा अनुसूची है? पहला। देखिए यानी किसके वेतन भत्ते के बारे में शेड्यूल 2 में दिया गया है, उसका नाम यहाँ पे देखिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एमपीज, एमएलए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग को बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सभी के वेतन भत्ते के बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 2 के अंतर्गत है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग। देखिए संसद के द्वारा जो, देखिए सैलरी डिसाइड जो होता है, सैलरी डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, बट लेकिन एज महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के प्रेसिडेंट करता है। देखिए सैलरी जो डिसाइड करेगा सांसद करेगा, जितना भी अभी जो हम लोग जो पढ़े थे वेतन और भत्ता के बारे में, ये अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है डिसाइड करने का, लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता का सैलरी के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार अपने पार्लियामेंट को नहीं है, बल्कि किसको है? प्रेसिडेंट करता है। अपने यहाँ महान्यायवादी और महाधिवक्ता का सैलरी के बारे में कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। देखिए इनकी सैलरी कॉल्ड रिटेनर इसको बोला जाता है। और ऐसा भी डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए महान्यायवादी के वेतन भत्ते और सैलरी को क्या कहा जाता है? रिटेनर कहा जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल हो गया। देखिए नाम कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एजी जो होता है भारत का न्यायवादी, देख रहे हैं यहाँ पे भारत का न्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है। महान्यायवादी मतलब हुआ कि न्याय बनाना यानी लॉ बनाना, और लॉ का हुआ क्या होता है? सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है भारत में इंश्योर करना दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फॉलोड और नॉट, यानी एजी का काम होता है, एजी जो होता है ये लॉ ऑफिसर होता है, इसका काम होता है भारत में इंश्योर करना, भारत जो अभी चल रहा है ये संविधान को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखरेख करने का कार्य किसका होता है? भारत के महान्यायवादी को होता है, यानी एजी, अटॉर्नी जनरल। क्लियर है। देखिए फ्लोएड और नॉट, यह सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी टाइम बैठकर बहस कर सकता है। अटॉर्नी जनरल को ये पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पे भी जा कर के ये बैठ करके कोई भी मुद्दा पे ये बहस कर सकता है। क्लियर है। चलिए देखिए जब प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगे हो, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। जब प्रेसिडेंट पर यानी राष्ट्रपति पर
महाभियोग लगे हो, तब प्रेसिडेंट की वकालत कौन करेगा? प्रेसिडेंट का वकालत कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल करेगा, महान्यायवादी करेगा। किसका करेगा वकालत? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का करेगा। भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता, भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता कॉल्ड सॉलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में, यानी अबाउट टू ऑथ टेकिंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मतलब हुआ कि विभिन्न पदाधिकारी जो है शपथ ग्रहण कब लेगा उसके बारे में शेड्यूल 3 में बताया गया। यानी शपथ ग्रहण के बारे में कौन से अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 3 के अंतर्गत है। गवर्नर को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखिए गवर्नर जो होता है, गवर्नर को कौन सा, गवर्नर जो है हाईकोर्ट, देखिए गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस दिलाते हैं। हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह किसको शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा शपथ ग्रहण नहीं करता है। देखिए अगर पूछे स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन शपथ दिलाता है, देखिए ये शपथ ग्रहण नहीं करता है और ये गोपनीय रहता है, यानी सीक्रेट रहता है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। शेड्यूल 3 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में है। गवर्नर को कौन शपथ ग्रहण दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। स्पीकर ऑफ लोकसभा शपथ ग्रहण नहीं करता है, ये गोपनीय रहता है, सीक्रेट रहता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अनुसूची 4 में क्या क्या है? अनुसूची 4 में जो है सर, एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हुआ विभिन्न राज्य की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन या वितरण। यानी विभिन्न, देखिए राज्यों के विधानसभाओं से राज्यसभा में सदस्यों का बंटवारा कितना होगा, कितना वितरण, कौन से राज्य से कितना, कौन से राज्य की विधानसभा से कितना सदस्य आएगा, इसका एलोकेशन, आवंटन जो है ये किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 4 के अंतर्गत है। हम कह सकते हैं अनुसूची 4 के अंतर्गत जो है राज्य की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यानी राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा राज्य की विधानसभाओं से कितना आएगा, उसका क्या होना चाहिए वितरण, कौन से राज्य में कितना होगा, कितना कौन से राज्य से आएगा, इसके बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 4 के अंतर्गत है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए बेसिक ईयर अपने यहाँ जो पहले जो बना था, मतलब पहले जो वितरण किया गया था राज्यसभा में कौन से राज्य से कितना आएगा, तो बेस ईयर जो माना गया था, ये बेस ईयर 1971 की पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पे किया गया था। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। क्लियर है। देखिए इसके बाद अनुसूची 5 में क्या क्या है? अनुसूची 5 में जो है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के विषय में, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के लिए विशेष प्रावधान। प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोविजन, डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी प्रोविजन किसका दिया है? स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, यानी अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है अपने संविधान में। चलिए अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या क्या है? स्पेशल प्रोविजन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया,
यानी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ये किस के अंतर्गत है? अनुसूची 6 के अंतर्गत है। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। देखिए जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य यानी AMTM बोल सकते हैं। किसको? विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों का विशेष प्रावधान किस किस एरिया को मिला है? आप AMTM बोल सकते हैं। जैसे ATM होता है तब A के बाद M जोड़ दीजिएगा तो आप याद रख सकते हैं AMTM। देखिए इसमें होता क्या है, 90% जो है 90% नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यानी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 6 के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यानी विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य यानी AMTM। देखिए नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में जो केंद्र जो मदद करती है, सेंटर जो मदद करती है स्टेट को, नॉर्मल स्टेट को 10% सेंटर देती है, 90% स्टेट। कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% कितना दे रहा है? 90% स्टेट खर्च कर रहा है तो 10% ही दे रहा है स्टेट को सेंटर। स्पेशल स्टेट में क्या होता है? 90% सेंटर देता है और 10% ही स्टेट को देना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यानी सेंटर सबसे ज़्यादा देता है विशेषकर। और ये किसके अंतर्गत है? ये है आपको अनुसूची 6 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत, शेड्यूल 6 के अंतर्गत। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? लिस्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सूचियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुसूचियाँ के अंतर्गत है? अनुसूचियाँ 7 के अंतर्गत है। संविधान की अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? संविधान की सूचियाँ की संख्या कितनी, यानी लिस्ट संविधान में कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, आप जानते हैं। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है? देखिए संघ सूची में कौन सा विषय आता है? संघ मतलब सेंटर। देखिए इसमें वो विषय आते हैं जिस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। देखिए संघ सूची मतलब सेंटर कानून बनाएगा। संघ में कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगा। और पहले कितना था? 100 था, शुरू में जो था 100 था टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जिसपे कि संघ जो है, यूनियन जो है, सेंटर मतलब उस पर क्या बनती? लॉ बनाती है। लेकिन प्रेजेंट में अभी कितना विषय है जिसपे संघ सूची पे मतलब केंद्र कानून बनाती है? एट प्रेजेंट में 97 सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र डायरेक्ट कानून बनाती है। यानी यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? सेंटर। कौन कानून बनाएगा? सेंटर। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं राज सूची में क्या होता है? राज मतलब क्या हुआ? जिस पे राज कानून बनाए। इसमें वो विषय आते हैं जिस पर राज द्वारा कानून बनाए। संघ मतलब संघ कानून बनाएगा, राज का मतलब राज कानून बनाएगा। देखिए प्रेजेंट टाइम में अभी जो है, प्रेजेंट टाइम में राज सूची में कितना सब्जेक्ट है? 66। प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में राज सूची में कितना है? 61। प्रेजेंट टाइम इसमें अभी विषय की संख्या कितना है? राज सूची में 61 है। बट पहले विषय कितना था राज सूची में? 66 था। कितना था? 66 थी पास्ट टाइम। अगर पूछे आपको राज सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे, तो पहले 66 थे। एट प्रेजेंट में अभी कितना है? अभी 61 है। पहले कितने थे? 66। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन? समवर्ती मतलब क्या हुआ? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। इसमें क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। जिस पर दोनों कानून बनाए वो क्या होगा? देखिए समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों कानून बनाएगा।
जिसपे केंद्र और राज्य देख रहे हैं यहाँ पे। ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम तो आपको बताए थे कॉन्करेंट लिस्ट जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में कितना विषय है? 52 है। पहले कितना था? 47 था। केंद्र और राज्य पहले जो कानून बनाते थे कितने सब्जेक्ट थे? 47, 47। प्रेजेंट टाइम में ऐसा 52 सब्जेक्ट है, 52 विषय है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। और ये जो लिया गया है अपने संविधान में, जो अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। चलिए, इसमें ऐड क्या क्या हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड जो हुआ है, कितना ऐड हुआ है? देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड जो हुआ है, फैमिली प्लानिंग। पहले ये स्टेट का था, अब ये किसका हो गया? कॉन्करेंट लिस्ट में है फैमिली प्लानिंग, माप और तोल, फॉरेस्ट यानी वन। ये 3 विषय को ऐड कर दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। देखिए, इसके बाद हम लोग आएंगे शेड्यूल 8 पे। शेड्यूल 8 में क्या है? लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की भाषा क्या क्या होगा, यानी लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की भाषा। संविधान की मूल भाषाएं, मूल संविधान की भी 14 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज थे? 14 लैंग्वेज थे। एक असमी, बंगाली, यानी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली ही बोला जाता है अपने इंडिया में। उसके बाद गुजराती, हिंदी, कन्नड़ यानी कर्नाटक की भाषा है, कश्मीरी यानी कश्मीर का भाषा, मलयालम कहाँ का भाषा है? केरल का भाषा है। उसके बाद मराठी कहाँ का भाषा है? महाराष्ट्र का भाषा है। चलिए, और कौन? 8 हो गया। ओडिया, पहले ओडिया, अब पहले क्या बोला जाता? उड़िया बोला जाता था। ये कहाँ? उड़ीसा का है। पंजाबी, संस्कृत कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तमिल कहाँ है? तमिलनाडु का है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उर्दू। ये 14 सब्जेक्ट, 14 लैंग्वेज, तो 14 लैंग्वेज यानी 14 लैंग्वेज हमारे मूल संविधान में पहले थी। लेकिन आधुनिक संविधान में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़ करके कितनी हो गई? 22 हो गई। पहले कितनी थी? 14। आपको याद है, आपको पूछ लेगा एग्जाम में, बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहले कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी। एट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 22 लैंग्वेज हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, इंग्लिश संविधान की भाषा नहीं है। इंग्लिश जो है संविधान की भाषा नहीं है। क्लियर है? नोट में देखिए, आपको दे देगा, बताइए कौन से संविधान की भाषा नहीं है, उसमें इंग्लिश दे दे, आप इंग्लिश को टिक कर दीजिएगा, आपका जवाब सही होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं वह जो 21वें, देखिए कौन से भाषा किस संविधान के अंतर्गत, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, उसको हम देख लेते हैं अब थोड़ा सा। 14 भाषा तो हम लोग जानते थे। चलिए, 15वां भाषा जो जुड़ा गया है, 15 नंबर पे जो जोड़ा गया है, वह कौन सा संविधान संशोधन है? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन यानी 1967 में जो हुआ था, उसमें कौन से भाषा को जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। कौन से भाषा को? सिंधी भाषा को। क्लियर है? देखिए, यानी 16, 17, 18, यानी 16, 17, 18, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया है। 16, 17, 18 में देखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है ये गोवा का भाषा है। कहाँ का भाषा है? नेपाली बंगाल और पूर्वी यूपी का भाषा है नेपाली। ये 3 भाषा को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के जो द्वारा? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, उसके अंतर्गत 3 भाषा को जोड़ा गया था। याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये नेपाली जो है बंगाल में भी बोला जाता है और पूर्वी यूपी में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? देखिए, 19, 20, 21, 22 हो जाएगा। देखिए, 92 संविधान यानी 92 संविधान संशोधन यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत कितने भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई।
यानी 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके अंतर्गत कितने भाषा को जोड़ा गया था? चार भाषा को जोड़ा गया था। MBDS, देखिए एम से हो गया मैथिली, एम से क्या हो गया? मैथिली, जो कहाँ बोला जाता है? बिहार में। बी से हो गया बोडो, ये कहाँ बोला जाता है? असम और नागालैंड में। डी से क्या होता है? डोगरी, डोगरी कहाँ बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू में। एस से क्या होता है? संथाली, संथाली कहाँ है? संथाली भाषा है, झारखंड का है। चलिए, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये इम्पोर्टेंट था, ये पूछ लेता है। बताइए मैथिली किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन में। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल 9 पे। शेड्यूल 9 में क्या है? शेड्यूल 9 जो जोड़ा गया, पहले तो मूल संविधान ये सब तो फंडामेंटल था। देखिए, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार पे कानून। क्या चीज़? भूमि सुधार पे कानून। यानी किस टाइम हुआ था भूमि सुधार पे? यानी लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म, इस पे जो कानून बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम थे, प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें यही जोड़ा गया था सबसे पहले, भूमि सुधार के कानून, यानी लॉ एंड लैंड रिफॉर्म। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम आगे आते हैं। 10 में क्या 10 शेड्यूल अनुसूचियाँ 10 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कहने का मतलब हुआ दल बदल पर रोक का कानून। यानी कोई भी एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी। इस समय ये अनुसूची को जोड़ा गया था अपने संविधान में। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। कितने ईस्वी में जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। क्लियर है? ये किसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। चलिए, इसके बाद शेड्यूल 11, अनुसूची 11 के अंतर्गत क्या है? अनुसूची 11 के अंतर्गत जो जोड़ा गया है, ये भी 73वें संविधान संशोधन के जो अंतर्गत जोड़ा गया है। और 1900 कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? शेड्यूल 11 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी पंचायती राज को, पंचायत बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पंचायत को अपने संविधान का एक पार्ट बना दिया गया। और उस समय जो पीएम थे पीवी नरसिम्हन राव, उस समय पीएम थे। जिस समय अनुसूचियां 8 जोड़ा गया था, वह 73वां संविधान संशोधन था, 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया है। 1992 में जो हुआ था 73वां संविधान, उसी के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और उस समय जो थे पीएम जो थे पीवी नरसिम्हन राव थे। और ये जो है पार्ट 7 के अंतर्गत जोड़ा गया है। पार्ट 7 के अंतर्गत जोड़ा गया है। भाग 7 के अंतर्गत जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 से ए से ओ तक, देख रहे हैं, ए तक जोड़ा गया। यानी आर्टिकल, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया है, प्राप्त हुआ है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 243 से ए से ओ तक जो भी है, इसके अंतर्गत पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरुआत किया गया था। और ये जो पंचायत को जो एक दर्जा, संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था, सबसे पहले ये जो लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था पंचायती राज का। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। क्लियर है? देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूल 12, यानी ये लास्ट है। शेड्यूल 12 जो है नगर पालिका को, यानी पहले, इससे पहले किसको? पंचायत को दिया संवैधानिक दर्जा। अब किसको दे दिया? नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम्स द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और किस संविधान के अंतर्गत, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। और उस समय भी कौन थे? पीएम, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव। क्लियर है यहाँ तक? और इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल कौन सा होगा?
यानी नगर पालिका के अंतर्गत आर्टिकल कौन से भाग 9 के ए किस में जोड़ा गया, भाग 9 पार्ट 9 का ए में जोड़ा गया है। 243 से पी से जेड तक जोड़ा गया है। आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग भाग जो है फिर बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी अनुसूचियाँ तक क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।